नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है कि अनारो हृदय संग्राही दीपन रक्तवर्धन, यानी कि अनार जो है वो हृदय को बल देता है, दस्त को रोकता है और खून को बढ़ाता है। 3 इसका प्रमुख काम है। लेकिन इसके अलावा भी इसके कितने कार्य हैं वो शायद हम में से किसी को नहीं पता है। वो एक वैद्य ही जान सकता है जो इस पे रिसर्च किया है और तरह तरह से इसका इस्तेमाल किया है। आज अनार के बारे में बताने के लिए फिर हमारे बीच आपके जाने माने वैद्य, गायत्री साधक पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि ये क्यों कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार, और फिर अनार के कितने तरह का प्रयोग है हमारे जीवन में, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। नमस्कार। अनार के बारे में कहा जाता है कि एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब क्या है और अनार के कितने फायदे हैं? देखिए, अनार वैसे 2 किस्म के हैं। एक मीठा अनार है, खट्टा अनार है। खट्टे अनार को बोलते हैं अनारदाना। खट्टे अनार को बोलते हैं अनारदाना। हाँ, और ये तो बीज ही निकाल के काम में लेते हैं। जी जी, सुखा मतलब करके। खाना वाना बनाने में, चटनी बनाने में, हाँ, सब में लेते ये सब हैं। इसमें काम आता है। और दूसरा जो है, इसका जिनका होमोग्लो कम है उसके लिए, और जिसको बुखार है, नज़ला है, भयंकर खांसी है उसके लिए। वैसे खांसी के लिए सबसे अच्छा तो अनारदाने का छिलका है, खट्टे अनार का। जी जी, उसको थोड़ा सा गर्म करके चूसें। खांसी चाहे सूखी है, चाहे बलगम वाली है, चाहे कुकर खांसी, सब खत्म होती है इससे। सिर्फ चूसना है। कैसे इसको चूसना हुआ है? खट्टे अनार, थोड़ा सा छिलका ले लिया इसका, बीज निकाल लेते हो, छिलका रहा, फिर उसको छाया में सुखा के रख लो आप संभाल के, ना इसमें कीड़ा लगना, कुछ खराब होना। जब किसी को भयंकर खांसी हो जाए, सारे उपाय करके खांसी बंद नहीं हो रही, तो छिलके को 1.5 इंच के लगभग लेके थोड़ा सा उसको आग पे गर्म कर लें। जी जी, अब उसको चूसें। जैसे ही आपकी जीभ का उसमें रस लगा, थूक का, बलगम का, जी, और वो अंदर गया, आपके गले की खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। और जो बीज है, जो ताज़े बीज निकालते हैं पके हुए का, रस 50 ग्राम है हमारे पास, निचोड़ के रख लिया। उसमें हम 5 ग्राम चाहे सेला मिश्री डालें पीस के, चाहे कुज्जा मिश्री पीस के डालें। फिर इसको 15 दिन तक धूप में रखेंगे। जी। और धूप में जो रखना है ये, तो हरे रंग की कांच की बोतल में रखना है। अच्छा, हरे रंग की कांच की बोतल में 50 ग्राम जो खट्टे अनार का रस होता है वो रखना वो है। रखें, और सेला मिश्री या सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री का जी जी, 5 ग्राम डालना है। जी जी, उसके बाद इसको छान के ड्रॉपर में रख लो। अब जिसको रात को दिखाई नहीं पड़ता, रतौंधिया जिसको बोलते हैं, रतौंधी में भी, हाँ। हाँ, अब 2-2 बूंद आँखों में शुरू स्टार्ट करें, बाद में तो आप चाहे 10 भी डाल लें, लगता बहुत है। पहले दिन उसको 10% आराम मिल जाएगा रतौंधिया में, और 1 महीने रतौंधिया का नाम रहने, जैसे दिन में देखता है ऐसे रात को देखो। यह नारदाने के रस की देन है। और कोई भी जिसकी पाचन शक्ति खराब होगी उसके लिए अनारदाना, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, सिंधा नमक या काला नमक, इस तरह पीस के चटनी बना के रख लो, और ये खराब नहीं होती। अच्छा, कभी खराब नहीं होगी। अब 1-1 चम्मच सुबह खाना खाने से पहले और रात का खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले खिला दें। और वो भी चाट के करनी आस्ते आस्ते, यानी कि पूरा चम्मच पहले ही डाल दिया इकट्ठा ही, आस्ते आस्ते। अब उसके बाद तो जीभ से देखते ही नाज को लालें टपकना शुरू हो जाती हैं।
जो कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा खाने को, वो भी मांग के खाता है। अच्छा, भूख वर्धक है, भूख को बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब जिनका हर 15 या 20 दिन बाद खून चढ़ाना पड़ता है, थैलीसीमिया है, उसको ये चटनी एक किस्म का अमृत है। अच्छा, क्योंकि उसका लीवर काम नहीं करेगा। जब लीवर काम नहीं करेगा तो पैंक्रियाज इंसुलिन बना दी, तो खून तो कम होना है। जब लीवर से ज़बरदस्ती काम लेगा, पैंक्रियाज को इंसुलिन बनानी ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लीवर काम करे, पैंक्रियाज इंसुलिन बना, रोगी कोई नहीं है। अब किसी को ऐसा बुखार हो गया कि अभी बुखार आया, 2 घंटे बाद जो 98.4 है उससे भी नीचे आ गया, 96 रह गया या 95 रह गया। हमने उसको अनार का रस निकाल के, मीठे अनार का 20 ग्राम रस पिलाया, उसको पिलाने में 8 मिनट लगा दिए। अब वो 98.4 से नीचे नहीं आएगा। अच्छा, स्टेबल हो जाएगा इससे। हाँ, जी, जी। और ऊपर 102 से ऊपर नहीं जाएगा पहली खुराक से, जिसका 3.5-4 के बीच में रहता है। और 3 दिन में बुखार का नामो निशान नहीं रहता, वो ख़त्म हो गया और किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं। परंतु खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें गेहूं की रोटी नहीं देते। जी, फिर क्या देते हैं? चने की रोटी दे सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा होती है कोदा, बोलते हैं हम। कोदो, हाँ। हाँ, कोदे को पहले कूट ले, उसके ऊपर थोड़ा छिलका होता है, निकाल दिया, उसका आटा बसा लें। उस आटे को सूखे को भूनना, घी तेल कुछ नहीं लगाना। उस आटे को भून करके और दूध में मिला दो, गाय का या बकरी का दूध, और दे दो। रोटी का भी काम हो गया, पेट भी भर गया, उसको कब्ज भी नहीं होनी। बाबा जी, कोदो और टांगुन ये सब कहाँ इस समय मिलते हैं? ये सब तो मार्केट से लुप्त हो गया है और लोग दवाइयों में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मिल रहा है, पहाड़ों में है। दिक्कत तो ये है ना कि हाँ। मतलब आम बाजार से हाँ। या आम लोगों के बीच से खत्म हो गई है ये चीजें। बहुत चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब खत्म हो गई है या खत्म की गई है जानबूझ के? ये तो यूरिया खाद में नहीं चलता ये, जी जी, देसी खाद में बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल सही बात है। यूरिया खाद से कई तो घास भी खत्म हो गए। कई घास ऐसे हैं बिल्कुल बिल्कुल। जो कोई यूरिया को नहीं मानते। अब एक चांदनी घास है, खट्टी मीठी घास होती है वो, जिनको भयंकर लकोरिया है, औरतों को, मर्द को धात है, उस चांदनी घास से खत्म होती है। तो जहाँ पे यूरिया का असर हो गया वो खत्म हो गया। अब नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि विकास के लिए, अन्न उत्पन्न करने के लिए हम जैसे जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते गए, हाँ, उससे चीज़ें जो जरूरी चीजें थी, जो जो पौष्टिक चीजें थी, वो खत्म हो रही जो है, मेडिसिनल प्लांट थे, वो सब खत्म होते चले गए। खत्म होते जा रहे हैं। अब अनार के ऊपर बात चल रही थी हमारी। जी अनार का कोई भी हिस्सा फेंकने काबिल नहीं है। हाँ, वही मैं चाहूंगा कि पंचांग पे एक बार पूरा बता दीजिए। हाँ। इसके जो 5 अंग हैं। अब जो कोपड़े आना शुरू होती हैं इसमें, जी उन कोपड़ों को सुखा करके और पीस के पाउडर बना के आप किसी कांच की शीशी में रख लो। मतलब जो फूल उसके बनते हैं। नहीं, फूल तो लग है, कोपड़े पत्ते जो आते हैं, अच्छा, पत्ते बाद, जी जी। पत्ते जो आते हैं ना, नर्म पत्ते जब आते हैं तो उसको कोपल बोलते हैं। अच्छा, उनको तोड़ करके, धो करके छाया में सुखा लो। सुखा करके पीस के पाउडर बना के कांच की शीशी के अंदर रख लो, जिसमें हवा का प्रवेश ना हो, और बोतल बिल्कुल धूप में रख के सुखा लो कि नमी ना हो उसमें। अभी आप चाहे 10 साल रखो चाहे 15 साल रखो, खराब होने की नहीं है। जब आपको कहीं ऐसे जख्म हो गया कि आप सारा काम करो, जख्म फैलता जा रहा, सूख नहीं रहा, तो उस पाउडर को सरसों के तेल के अंदर मिला के और उसका लेप कर दो, जैसे मेहंदी का लेप करते हैं। जी जी। अब वो जख्म बढ़ जाएगा।
अच्छा, आपने जख्म की बात करी है, तो जख्म में तो गैंग्रीन भी आती है जिसकी वजह से पैर हाथ काटना पड़ जाता है। हाँ, गैंग्रेज को ख़त्म करता है ना ये। अच्छा, गैंग्रीन पे भी लाभकारी है ये। हाँ, नसूर पे, गैंग्रेज पे ये एक किस्म का अमृत है। अच्छा। अब जब फूल आने लगते हैं तो सारे फूल टिकते नहीं है पेड़ पे, कुछ गिर जाते हैं बिल्कुल नीचे। बिल्कुल। जो नीचे गिर गए हैं उसको उठा करके पहले धो लो, मिट्टी ना हो, छाया में सुखा लो, सुखा के पीस के उसका पाउडर बना लो। अब जो आपका नवजात बच्चा है, जैसे 2 महीने का या 4 का या 6 का या साल के अंदर अंदर, और उसको स्वेद जो कीटाणु हैं अंदर, जिनको राउंड वर्म बोलते हैं, वो गुदा के पास बहुत बुरे काटते हैं। बच्चा चिल्लाता है और गुदा बिल्कुल लाल हो जाती है। तो उसमें से चुटकी भर वो पाउडर दूध में मिला के बच्चे को पिला दो। पिलाने के 1 घंटे के अंदर उसको 10 ताके कीड़े बाहर। अच्छा, इतना अब फायदेमंद। उसका रोना भी बंद हो गया और जो गुदा उसकी लाल हो रही थी वो भी बंद हो गया। जख्म भी भर जाएगा। हाँ, और ऐसे जब तक किसी के पास ये नहीं है टेम्परेरी रिलीफ के लिए कि रुई का फुआ लिया, सिलाई के अंदर लगाया और उसको सरसों के तेल में भिगो के अनीमा कर दिया बच्चे को। जैसे रुई अंदर जाएगी, जहाँ तक उस तेल का असर गया वहाँ तक के कीटाणु नहीं काटेंगे और लेटरिन के द्वारा वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये सबसे आसान तरीका है। हाँ, अब अनार की एक और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसका रस निकाल लिया। अब जो इसका अंदर से ठोस बीज वाला हिस्सा हाँ, रह बीज गया, वाला, जी। इस बीज वाले हिस्से को आप कहीं भी जिसमें नमी है ज़मीन में उसमें फेंक दो, तो ये इसमें बरसात ऋतु में तो उगता है, तो बरसात में भी उग जाता है। अच्छा। हाँ, इस साल में बरसात ऋतु में तो उगेगा ही, परंतु बरसात में भी उग जाता है। अच्छा, इसका जो पौधे जो लगाने का तरीका है वो क्या हम बीज से प्रत्यारोपण, बीज से रोपण करें इसका, या फिर नहीं, खरीद के? इसकी कटिंग भी लग जाती है अच्छा। और बीज से भी तैयार होता है। जो कटिंग का वो तो आपको पहले साल फल देना शुरू कर देगा, कटिंग वाले का। हाँ, और कलम भी होती है इसमें, हाँ हाँ, कलम भी ग्राफ्टिंग होती भी होती है। विटामिन सी होती है ना, तो हाँ। इसलिए कलम भी होती है इसमें। हाँ। बिल्कुल सही बात। तो जो बीज से तैयार करेंगे वो 2 साल के बाद फल देना शुरू करता है, यदि अच्छी परवरिश की जाए। जी जी। यदि परवरिश में कमी रह जाए तो 5 साल में जाके फल देता है। अच्छा। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ पे इसका पेड़ है वहाँ पर आप गर्मियों में बैठते हैं इसकी छाया में, तो जैसे नीम की छाया का लाभ है ऐसे इसकी छाया का भी लाभ है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, बिल्कुल। हाँ। सही बात करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी देन यह है कि जब इसमें फूल आता है तो मधुमक्खियाँ दूसरे फूल को छोड़ कर अनार के फूल को ज़्यादा लेती हैं। ऐसा क्यों? इसमें 3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो ये पराग अपने पाँव में लगाती है, जिसको लेके जा मुंह से लेके जाती है, काट करके और उसको अपने पाँव में लगा लेती है, अच्छा। फिर उसको जाके वहाँ उतारती है। तो इसका मुंह से निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब पाँव को उसके साथ ऐसे रगड़ती है तो जिसका जितना भी चिपकता जाता है। वो सारे का सारा टांग में लग जाता है। और फूलों का ऐसा नहीं है, उसमें पहले मुंह से लेगी फिर लगाएगी। अच्छा। इसमें बहुत बड़ी शोध है। और जहाँ पे अनार के पेड़ हैं, बगीचे लगा रखे हैं इसके, वहाँ पे जो जंगली छोटी मधुमक्खी है वो आपको हर बगीचे के अंदर 15 से 20 घोंसले मिलते हैं, उनके छत्ते। जी जी। और इनका छत्ता जो है ये गुलाई में लगता है, होता अलग अलग ऐसे ही भी। एक परत ये आ गई, थोड़ी सी गैप दिया, दूसरी परत आ गई, वो गुलाई में लगाता है। अच्छा। जैसे
गेहूँ को भिगो के पीस के उसका सीरा बनाया जाता है, ऐसे ये होता है। और इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो रानी मक्खी है जो बच्चे पैदा करती है, नर और मादा, और हमेशा बीच वाले छत्ते में रहेंगे, बिल्कुल सही। बाहर नहीं रहते। और उन्हीं का पूरा ऑर्डर होता है कि ये मजदूरी का काम करेंगे, ये पैरे का काम करेंगे, सारा कुछ वहाँ से। तो और कहीं से आपको पता लगे ना लगे, अनार के पेड़ पे बड़े आराम से पता लगा सकते हैं आप। हाँ, कि इनका काम करने की हायरार्की क्या है? हाँ, देखिए जो पहरेदार है वो तो जाती नहीं है, वो तो वहीं पे देख रेख में रहेंगी कहाँ पे क्या करना है। और जो मजदूर है वो आके माल दिया और उसी टाइम फिर वापस हो गए। सूर्य उदय होने से अस्त होने से पहले पहले इकट्ठा करती हैं और उसके बाद फिर आराम करती हैं। क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जो पौधे हैं, जो आयुर्वेदिक या जो लाभकारी पौधे हैं, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले इनके जो गुण हैं ना वो जड़ में चले जाते हैं। वो भी है। आप देखिए कितने पत्ते हैं जो रात को सो जाते हैं जी। छुई मोई जिसको लाजवंती बोलते हैं, सो जाता है। आपका आंवले का पेड़ सो जाता है। तो ऐसे बहुत पेड़ हैं। जी जी। अच्छा, अब अनार का रस जब भी लेना है तो इसमें कोई चीज़ नहीं मिलाई जाती जैसे दूसरों में मिलाते हैं। जैसे अब दुकान पे जूस निकाल के देते हैं तो उसमें नमक भी मिला देते हैं या चीनी भी मिला देते हैं, कुछ हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अनार का रस ऐसे ही अच्छा मीठा होता है, और जो नारदाने का रस है वो भी ज़्यादा खट्टा नहीं होता, मामूली खट्टा होता है, पकने पे कच्चा होता है, ज़्यादा खट्टा। परंतु जो पका हुआ रस है, यदि आप इसको पी रहे तो आँखों की ज्योति बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। अर्थात योग तो काटती है आँखों में डालने से, परंतु ऐसे भी आँखों की ज्योति बढ़ती है। और जो कम से कम महीना डेढ़ महीना 20 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक रोज़ नार का रस पीता है, उसका चेहरा हमेशा आगे से गुलाबी रंग का हो जाता है। कई बच्चों को छोटों को पिलाते हैं, बिल्कुल परीक्षा करते हैं कि हाँ ये काम हो रहा कि नहीं, तो उसमें काम होता है। अब इसमें जो हमने बीज निकाले, छिलका रख लिया, इस छिलके को सुखा करके कूट के और इसके अंदर संतरे का छिलका मिला के, नींबू का छिलका मिला के, हल्दी मिला के, काली मिर्च मिला के, सौंठ, इसका मंजन जब बनाया जाएगा तो यदि आप इस मंजन को करते दांत तो आपका मसूड़ा नहीं फूलेगा, मुंह में छाले नहीं होंगे, छाले हो जाते हैं, दांत नहीं हिलेगा। जब आप शरीर छोड़ेंगे तो साथ ही दांत जाएंगे। अच्छा, बीच में दांत नहीं जाते। इतना पावरफुल हो जाता इतना पावरफुल है। और बड़ा है या छोटा है, पेट में उसको बार बार उड़द की दाल खाई तो उसको राउंड वर्म हो गया, फूल गोभी खाई तो राउंड वर्म हो गया। उसी टाइम इसके छिलके को पाउडर बना के एक एक चम्मच हर रोज़ शाम को सोते समय गुनगुने पानी से लेते हैं तो उसको राउंड वर्म पैदा नहीं होंगे। यदि अंदर है जी जी, तो निकल गए। तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमने बताया कि फल का इस्तेमाल कहाँ है, बीज का इस्तेमाल का क्या है और फूलों का इस्तेमाल है। अब हम आ जाते हैं उसकी टहनियाँ और जड़ों को लेकर। तो इस पे आप बताइए कि इसके टहनी और जड़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्या तांत्रिक विधि में भी इसका उपयोग होता देखिए, है? तांत्रिक क्रिया में तो सभी पेड़ पौधे हैं, परंतु इनके नियम बड़े अलग अलग हैं। जी जी। अब जो इसकी जड़ों का छिलका है, जिन औरतों को मासिक धर्म नाम मात्र के लिए आता है, खुल के मासिक धर्म नहीं आता, जड़ की छाल को निकाल के धो के उसका काढ़ा बनाने से औरतों का मासिक धर्म खुल के आना शुरू हो जाता है।
मात्रा क्या लेनी है इसकी, डोज जिसे हम कहते हैं, क्या लिया, कितना रखना? 5 ग्राम छिलका 1 गिलास पानी में उबाल लो, 3 हिस्से पानी सूख जाए, 1 हिस्सा वो लेना है। यानी कि 1 कप के बराबर में? हाँ, कप से भी थोड़ा कम होगा। कप से, जी जी। हाँ, परंतु ये पीना है जब 15 से 18 डिग्री गर्म होगा, और पीने में 15 से 20 मिनट लगाने हैं। गटागट नहीं पीना, सिप सिप करके पीना, तो ये काम करता है। और जिन औरतों के गर्भ में 3रे महीने में या 5वें महीने में बच्चा गिर जाता है, उसको भी जड़ी काम करती है। जड़ इसकी? हाँ, जड़ का काढ़ा देने से यूट्रस के अंदर जो स्वेलिंग होती है उसको समाप्त कर देती है। जड़ के छिलके के अंदर ताकत है। और इसके साथ यदि इसकी ताकत और बढ़ानी है तो इसमें फिर पीपल और बड़ की जड़ भी साथ में मिलानी पड़ती है। अच्छा, पीपल की जड़ और बड़ की जड़? हाँ, जड़ छिलका होता है उसका, जी जी, बाकी नहीं। और जिस भी जड़ का छिलका निकालना है, उस जड़ के ऊपर गोबर लगा के ऊपर प्लास्टिक की पन्नी लपेट करके और उसको बांध दो कि हवा न जाए अंदर, और मिट्टी दे के हफ्ता 10 दिन पानी देना पड़ता है ऊपर से, ताकि मिट्टी उस पर मजबूत हो जाए। और तो जो आपने जड़ के ऊपर से छिलका उतारा है वो 3 महीने में छिलका पूरा हो जाता है। जी जी। ये पेड़ों में ताकत है। अब जैसे कहा जाता है कि 1 अनार 100 बीमार। देखिए, आप निमोनिया में दो, खांसी जुकाम में दो, जिनका खून कम है उनको दो, जिनकी आंखें हमेशा पीली रहती हैं उनके लिए। यानी कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें के अनार का प्रयोग नहीं है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अनार का सेवन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हाँ, जरूरी है। चाहे वो जैसे भी ले, जरूरी है। हाँ, चाहे वो फल ले ले, चाहे पत्ता ले ले, चाहे उसका छाल ले ले, मतलब कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। बगैर फायदे के तो ये रहता ही नहीं है। लेकिन इस पे भी एक है कि बिना जानकारी के ये सब करना हाँ, ठीक नहीं रहेगा ना? बिना जानकारी के ऐसा है ना कि जैसे आंधे की लाठी खो गई, उसका रास्ता खो गया। बिल्कुल। जान पहचान हो। अब जो मैं टीवी पे बताता हूँ, यदि इसको वो सेव कर लेते हैं और कोई भी तकलीफ होती है तो सेव किया हुआ वो प्रश्न निकालेंगे तो दोबारा एक बार देख लें, दोबारा उसको देख लें। हाँ, तो वो उस चीज़ को कर लेता है। अब आज मेरे पास इंसार से औरत आई है, उसके आदमी को गले में कैंसर है, डॉक्टर ने बताया, जी। जबकि कैंसर नहीं था। अब उसको जब मैंने दवाई दी है तो वो हफ्ते में 2 बार लैट्रिन जाता था, आज 3 बार लैट्रिन होया है। अब जो गले में यहाँ पे जकड़न थी, दर्द था, वो कम हो गया। और जो उसको हाइड्रोसील थी उसमें दवाई देने से कमी आ गई। तो मैं तो सबसे ये कि निवेदन करता हूँ कि इतना मेरे पास आने से फ़ायदा नहीं जितना आप घर में मेरे बताए गए नुस्खों से कर सकते हैं। तो उसने बताया कि हम मार्च से इस चीज़ को प्रयोग करने लगे थे, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि शुगर उसकी 450 पे थी। तो उन्होंने कहा भी कुदरती है कि हम ऑपरेशन तो करेंगे नहीं। अच्छा, सोशल मीडिया पर देख के इस्तेमाल करने लगी आपके बताया? हाँ, जो लहसुन प्याज अदरक का रस बताया था उससे उनको बहुत लाभ मिला। अब उससे हर रोज़ सुबह उठते लैट्रिन आ जाती है। परंतु एक गंदी आदत थी कि वो पानी पीता था, मैंने आज पानी बंद करवा दिया। अच्छा। और जो मैंने दवाई दी है, ऐसे टाइम तो लगना था उसका 1.5 घंटे का पेट साफ होने का, परंतु लेने के 22 मिनट के बाद ही उसका प्रेशर बन गया। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। कुल मिला के अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको बाबा जी के बताए हुए जो नुस्खे हैं उस पर आपको चलना पड़ेगा। और उसमें मेन चीज़ ये है कि बात पित्त कफ को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप खुद बताते हैं, और पेट साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन चीज़ों पर अगर आपने ध्यान लिया तो आप ये समझिए कि कम से कम 90% बीमारियों को आपने ठीक कर लिया है, अपने आप ठीक कर लिया है। और बाकी जो क्रॉनिक जिनके पास रोग है, जिनका रोग बढ़ चुका है, जो ठीक नहीं हो पा रहा है,
डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते काटते जो परेशान हो चुके हैं, सिर्फ अगर वही रोगी अगर बाबा जी से मिले और नाड़ी परीक्षण करा के दवा लें तो आपका दावा है कि 100% फ़ायदा होगा उसमें, ना का सवाल नहीं उठता है। अनार पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन अनार के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं इसमें, कि अनार में जो तत्व पाया जाता है वो है एंथोसायानिस, और इसका रंग लाल होता है, शक्तिशाली होती है और एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसमें जो पॉलीफिनॉल्स भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है और टेनिन एंड फ्लेवोनाइड्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकर होता है। इसका अगर बॉटनिकल हम नाम देखें तो पुनिका ग्रेनाटम होता है, और इसकी उत्पत्ति अगर हम देखें, अनार की उत्पत्ति क्या है, तो शास्त्रों में तो सहस्त्रों साल से इसका वर्णन मिलता है, हजारों सालों से मिलता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो मेन है वो ईरान और अफ़गानिस्तान का क्षेत्र पाया जाता है, जो 1 नंबर का होता है, जो आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है भारत, मध्य एशिया, भूमध्य सागर क्षेत्र में इसकी खेती होती है, और आयुर्वेद में अगर देखें तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। फल का, छिलके का, फूल का, पत्ते का, बीज का आपने इसमें देख लिया है। अगर हम इसमें बात करें कि इसका हम प्रयोग अगर आपके तांत्रिक प्रयोग में कैसे लें, तो अभी सिर्फ लाभ वाला बताएंगे आपको कि शुक्रवार को अगर अनार आप रोज़ चढ़ाते हैं, हर शुक्रवार को देवी देवताओं को, तो उससे लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। अनार घर में रखना भी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करता है, और संतान की कामना में अगर आप हैं या संतान प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हैं, तो अनार का जो है, अनार के जो फल हैं उसका दान करते रहें, तो निश्चित तौर पर आपकी कृपा होगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर आप बाबा जी की कृपा लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे इनके बताए हुए रास्ते पर चलें और इनसे एक बार अवश्य मिलें, क्योंकि इनको आज की तारीख में वो वैद्य माना जा सकता है कि जो लाखों में एक वैद्य कह सकते हैं। तो अनार की जानकारी के साथ फिर हम अगले एपिसोड में और मिलेंगे आपसे किसी और नए विषय के साथ में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और बाबा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।